गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अनुबंध और एवं ठहराव के प्रकार के बारे में जानेंगे। अनुबंध और ठहराव के जो प्रकार हैं वो 4 भागों में बांटे हैं। वैधता के आधार पर, निर्माण की विधि के आधार पर, निष्पादन के आधार पर अनुबंध के प्रकार, नेक्स्ट अन्य आधार पर। वैधता के आधार पर है टाइप्स ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी। वैधता का आधार पर अनुबंध को सबसे पहले वैध ठहराव या अनुबंध वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बताया है कि एक ठहराव जो वैधानिक अनुबंध के सभी लक्षणों को पूरा करता है वह वैधानिक ठहराव अथवा अनुबंध कहलाता है। धारा 2H के अनुसार कोई ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वह अनुबंध कहलाता है। अर्थात एक वैध ठहराव वह है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। ये परिभाषा वैध अनुबंध को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करती। धारा 10 के अनुसार वह सभी ठहराव अनुबंध हैं जो न्यायोचित प्रतिफल और उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की क्षमता वाले पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न कर दिया गया है, जो किसी विशेष अधिनियम के आदेश पर लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत हैं। तो ये सब जो आता है वैध ठहराव या अनुबंध है। वैध ठहराव वाइड एग्रीमेंट कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जिनका वैधानिक या कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता, तो ऐसे ठहराव को व्यर्थ या शून्य ठहराव माना जाता है। ऐसे ठहराव के द्वारा किसी भी पक्षकार के वैधानिक अधिकार एवं दायित्व प्राप्त नहीं होते, अतः ऐसे ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो वे व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट है व्यर्थ अनुबंध वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सामान्य शब्दों में व्यर्थ अनुबंध से ऐसे अनुबंध से जो कुछ विशेष कारणों से भविष्य के राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, यद्यपि ऐसा अनुबंध अपने निर्माण के लिए के समय राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय था। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार वह अनुबंध जो साधारण वैधानिक दृष्टि से लागू किया जा सकता है लेकिन किसी विशेष घटना से घटित हो जाने पर लागू न किया जाए तो व्यर्थ अनुबंध है। नेक्स्ट है इसका जो पॉइंट व्यर्थनीय अनुबंध। भारतीय अनुबंध की धारा 2I के अनुसार वह ठहराव जो एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो परंतु दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय न हो तो व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। इस परिभाषा का एनालिसिस करते हुए हम देखेंगे ऐसे ठहराव उस समय तक वैधानिक अनुबंध होते हैं जब तक कि इसे वह पक्षकार अथवा पीड़ित पक्षकार समाप्त न कर दे जिसे समाप्त कर देने के अधिकार है। जैसे ठहराव ऐसे ठहराव जो उत्पीड़न, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, कपट, धोखा, मिथ्यावरण आदि किसी भी तथ्य से प्रभावित हो सकते हैं, अतः ऐसे अनुबंध से उस पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय है जिसकी स्वीकृति इस पर ली गई है। ऐसे अनुबंध केवल पीड़ित पक्षकार ही व्यर्थनीय करवा सकते हैं। एनन्स कहते हैं कि व्यर्थनीय ठहराव एक ऐसा ठहराव है जिसे पीड़ित पक्षकार अपनी इच्छा से निरस्त या स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है अवैध ठहराव इलीगल एग्रीमेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की अवैध ठहराव की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, अतः व्यवहार रूप में न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर हम अवैध ठहराव को निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे ठहराव जो सामान्य नियम के विपरीत हो अथवा किसी कानून द्वारा उन्हें अवैध ठहराव कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम समझ रहे हैं धनराज रामधन से राम की पत्नी सीता का अपहरण करने पर 21,000 रुपये देने का वचन देता है, तो ऐसे ठहराव अवैधानिक और अवैध ठहराव हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अवैध ठहराव हम व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरी ओर अधिनियम में अवैध ठहराव की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 24 के गहन अध्ययन के आधार पर अवैध ठहराव की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे पहला है
इसकी परिभाषा में एक अवैधानिक और अवैध ठहराव वह ठहराव है जिसका आंशिक या संपूर्ण उद्देश्य प्रतिपल वैधानिक हो। संपूर्ण उद्देश्य वैधानिक हो। तो ये जो मैंने आज आपको पॉइंट बताए हैं वो अनुबंध एवं ठहराव के प्रकार हैं कि अनुबंध और ठहराव कितने प्रकार के होते हैं। इनके अंदर की डिटेल हम कल देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैधानिकता के आधार पर इसकी डिटेल को देखेंगे। जैसे वैधानिकता के आधार पर जो उसकी डिटेल में लिखा हुआ है, और फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।